दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय लेके डिस्कस करने वाले हैं। वो है EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या होता है? जो भी EPF होल्डर है उसके साथ ये जो इंश्योरेंस है ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है इन केस ऑफ डेथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में इजाद हुआ, ठीक है। और 2021 में इसका जो लिमिट है ये बढ़ा के 7 लाख रुपया तक कर दिया गया। जो रजिस्टर्ड नॉमिनी है ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर, मतलब जिसका EPF है वो अगर मर जाता है तो उनका जो परिवार वाला है, उसका जो नॉमिनी है, ठीक है, तो उनको मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग EPF में जरूर अपना नॉमिनी सिलेक्ट करके रखिए, ये बहुत ही जरूरी है। अगर डेथ केस होता है तो ये 7 लाख रुपया आपको मिलने के लिए। और इसके साथ साथ और क्या है, देखिए कि ऑल्सो 28/4/2021 से EPF extended the benefit of nominee of a deceased member to have changed their establishment for employment within period of 12 months preceding the month of their death, ठीक है। और क्या है, मिनिस्ट्री हैव इंक्रीज द बेनिफिट 2.5 लाख ऑन February 2018। However, EPF further decided to continue the same minimum benefit of 2.5 lakh with retrospective effect from February 2020। अब देखिए ये जो एम्प्लॉय स्टेट डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, ये क्या है कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय EPF देता है फॉर प्राइवेट सेक्टर सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, हु आर मेंबर ऑफ EPF। तो अगर कोई PSU है उसको भी ये मिलेगा। EDLI scheme was launched in 1976. The registered nominee received the lump sum payment in the event of death for a person insured during the period of service। अब देखिए ये जो EDLI स्कीम है, ये EDLI स्कीम covers all organization registered under Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, ठीक है, and they must subscribe this scheme and provide life insurance benefit to the employees। Now the scheme work in combination with EPF and EPS, दोनों के साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन फंड के साथ साथ काम करता है। द ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, दैट इज इंश्योर द फैमिली मेंबर को देखना, अगर कोई मर जाता है तो, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे देना, ठीक है। देयर इज नो एक्सक्लूजन अंडर दिस स्कीम। लास्ट ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट। देखिए ये बहुत ही जरूरी बात है, लास्ट ऑन सैलरी, ठीक है। अब देखिए फीचर ऑफ द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम क्या क्या है। देखिए ये जो EDLI अप्लाइज ऑल एम्प्लॉय विथ बेसिक सैलरी अंडर 15,000 पर मंथ। ये बेसिक सैलरी इज अबव 15,000 से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम बेनिफिट इज कैप्ड एट 6 लाख, ठीक है। अगर 15,000 है तो 7 लाख मिलेगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम 28/4/2021 EPF हैव इंक्रीज द मैक्सिमम बेनिफिट टू 7 लाख। द क्लेम अमाउंट अंडर EDLI इज 35 times द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 12 मंथ, मैक्सिमम पेएबल टू 7 मंथ्स। तो अगर कोई किसी का डेथ होता है तो उसका जो एवरेज सैलरी है, अब सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक और DA, और कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर, कोई भी पार्क्स ऐड नहीं होगा, तो उसका 35 टाइम्स तक आपको ये EDLI मिलेगा। और उसका मैक्सिमम लिमिट कर दिया है 7 लाख रुपया। तो 7 लाख रुपया का मतलब ये नहीं कि आपको 7 लाख रुपया ही मिलेगा, वो 5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। There is no need for employees to contribute for EDLI. Their contribution required for only EPF. इसके लिए अलग से कोई कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं देना पड़ता है, EPF के साथ साथ ही हो जाता है। अंडर EDLI स्कीम ए बोनस ऑफ 1.5 लाख रुपया इज अवेलेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 28/4/2021। द बोनस was increased
1.75 लाख, ठीक है। और द मिनिस्ट्री इंक्रीज द मिनिमम बेनिफिट। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होता है तो उसको ईपीएफ में रजिस्टर करना है। Therefore, an employee who has an EPF account automatically become eligible for EDLI. Automatic हो जाता है। There is no exception to insurance coverage provided by EDLI. It projects the insured person round the clock and around the world. देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कोई हर जगह पे मिलेगा। एन एम्प्लॉय कैन ऑप्ट अनदर ग्रुप इंश्योरेंस बट द बेनिफिट ऑफर्ड मस्ट बी इक्वल और मोर देन दोज अंडर ईडीएलआई, ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ ईडीएलआई द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर मस्ट बी 0.5% of the basic salary or maximum 75 rupees per employee per month. If there is no group insurance scheme, maximum contribution capped at 15,000 रुपया per month, ठीक है। For calculation EDLI dearness allowance must be added to the basic salary. जो मैंने बोला कि ये जो कैलकुलेशन होगा सैलरी जहाँ पे बोला गया है वहाँ पे डीए भी ऐड किया जाएगा बेसिक सैलरी के साथ। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी तो बहुत ही सीधा साधा है। देखिए जो कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और जो बेसिक सैलरी 15,000 रुपया है, ठीक है, और उसका कम भी हो गया तब भी चलेगा, और अगर एक्सीड करेगा 15,000 रुपया तो तब भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक सैलरी 15,000 रुपया बोला गया है और व्हेन सैलरी एक्सीड 15,000 रुपया 15,000 रुपीज टू मैक्सिमम बेनिफिट पेड अंडर दैट विल बी 7 लाख, ओके। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पे आउट अंडर ईडीएलआई, क्या क्या चाहिए वहाँ पे। देखिए जो चीज़ सबमिट करना पड़ता है क्लेम करने के लिए क्लेमेंट को, क्या है, एक ड्यूली कम्प्लीटेड फॉर्म 5, ठीक है, फॉर्म 5 भरना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन, वो तो देना ही पड़ेगा। सक्सेशन इन केस ऑफ लीगल हेयर फाइल द क्लेम, मतलब अगर 2-3 हिस्सेदार है तो वहाँ पे सक्सेशन भी चाहिए होता है। सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन माइनर है, किसी का अगर बेटा है, ठीक है, तो उसका कोई गार्डियन होना चाहिए अगर 18 साल से कम उम्र है। और कॉपी ऑफ कैंसिल चेक हायर अमाउंट विल बी पेड, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। और बेनिफिट क्या मिलता है देखिए, ईडीएलआई स्कीम गिव फ्री इंश्योरेंस कवरेज टू द एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर in case of his or her death during the term of active service। मतलब सर्विस के दौरान अगर मौत हो जाता है तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईडीएलआई इज मिनिमम बट द बेनिफिट पेड अंडर द स्कीम इज सिग्निफिकेंट टू असिस्ट द डिसीज पर्सन फैमिली फाइनेंशियली, ठीक है। देयर इज नो एक्सक्लूजन अंडर ईडीएलआई स्कीम, thus everyone is covered। Employees family will receive the डेथ बेनिफिट इवन इफ एम्प्लॉइज डाइड इन फॉरेन कंट्री, अगर बाहर का देश में कहीं पे घूमने गया है वहाँ पे जाके भी मर गया तब भी वो बेनिफिट मिलेगा। ईडीएलआई स्कीम इज एन एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर प्रोमोटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, दस लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट ऑल्सो गारंटीड, ठीक है। ईडीएलआई स्कीम बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल, ठीक है, मोरल बढ़ाता है, ठीक है, giving insurance coverage to the employees and securing the family member in case of death. The chief motive of EDLI scheme to offer financial security to the policy holder, that is deceased person family member. Family member means spouse, unmarried daughter और male children up to 25 years age। देखिए ये जो क्राइटेरिया है ये पेंशन के लिए भी होता है। ये जो सेम क्राइटेरिया जो यहाँ पे लिखा गया है, जो बोला गया है, ठीक है, वो क्या है कि स्पाउस होगा, अनमैरिड डॉटर होगा और मेल चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स एज। एम्प्लॉय कैनॉट चूज व्हिच ऑफ द 3 स्कीम ईपीएस, ईपीएफ, ईडीएलआई सी वांट टू, बट दे आर ट्रांसफरेबल with any change of job. New employee will continue to make the payment in the existing account only। अब देखिए contribution by employee and employer to EPS, EPF,
एंड ईडीएलआई। ये भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए ये जो ईपीएफ है, ईपीएफ में क्या होता है, ईपीएफ में जानते हैं 12% ऑफ बेसिक सैलरी या डीए होता है, ठीक है, एम्प्लॉय। और यहाँ पे ईपीएफ में एम्प्लॉयर क्या करता है, मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो क्या करता है, वो 3.67% देता है बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। और पेंशन स्कीम ईपीएस में क्या होता है, ईपीएस में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उससे कुछ नहीं होता है, वो उससे ईपीएस नहीं होता है। ईपीएस का जो पैसा होता है वो होता है 8.33% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो एम्प्लॉयर देता है उसका होता है। तो ईपीएस का जो पूरा चीज़ है वो एम्प्लॉयर का है, ठीक है। और ईडीएलआई में भी एम्प्लॉय से कुछ नहीं काटा जाता है, वो 0.5% और मैक्सिमम 75 रुपीज़ होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो ये एक सुविधा है। हाउएवर अंडर सेक्शन 17(2)(a) ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉयर कैन स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग टू ईडीएलआई स्कीम इफ दे ऑप्ट फॉर ए बेटर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम अंडर डिफरेंस स्कीम, ठीक है। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ ईडीएलआई चार्जेस, ठीक है। द रजिस्टर्ड नॉमिनी विल रिसीव ए लमसम पे आउट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। जब डेथ होता है तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। इफ नो नॉमिनी और बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड, अगर कोई नॉमिनी और बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड नहीं है, देन द अमाउंट विल बी पेड टू लीगल हेयर, ठीक है। जो लीगल हेयर है, मतलब जो उत्तराधिकारी है, उसको पैसा मिलेगा। उसके लिए क्या, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको उधर से एफिडेविट करके निकालना पड़ेगा। अब देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 28/4/2021 द पे आउट विल बी अवॉर्डेड टू बी कैलकुलेटेड अंडर, देखिए यहाँ पे क्या है, 30 डेज इंटू एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर लास्ट 12 मंथ्स कैप्ड एट 15,000, ठीक है, ये किया गया है। फार्दर मोस्ट एडिशनल बोनस ऑफ 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख हुआ। तो टोटल क्या हुआ, तो टोटल हुआ आपका ये जो 4.5 लाख, ठीक है। ये जो 15,000 रुपया जो आपका सैलरी बोला गया है, कैप किया गया, अगर ज़्यादा है तो 15,000 ही आपको मिलेगा। तो 15,000 इंटू 30, तो 30 इंटू 15,000 कितना हो जा रहा है, 4.5 लाख प्लस 2.5 लाख, तो 7 लाख होता है, ठीक है। तो ये जो 7 लाख रुपया होता है ईडीएलआई में मिलता है, इसका 2 पोर्शन है। एक तो आपको 2.5 लाख रुपया मिलेगा, ये कांस्टेंट है, ये आपको मिलेगा, मगर ये जो 15,000 रुपया यहाँ पे करके मिलेगा, इसका 2 पोर्शन है। अब देखिए हाउ टू क्लेम बेनिफिट अंडर ईडीएलआई स्कीम, वो तो हम लोग बोले हैं कि the benefit of the claim of the nominee specified by insured person. If no nominee, they can apply for the same family member. Deceased person have active contribution EPF account. Form 5 देना पड़ेगा. Claim has to be signed or certified by the employer. Employer को sign करना पड़ेगा. If there is no employer or signature of employee cannot be obtained, they must be attached following, that is bank manager, लोकल एमएलए, गेजेटेड ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब देना पड़ता है। क्लेमेंट कैन ऑल्सो सबमिट फॉर्म 20 ईपीएफ विथड्रॉल क्लेम एज वेल एज 10C और 10D टू क्लेम ऑल द बेनिफिट्स अंडर EPF, EPS एंड EDLI. एडिशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोसेस दिस। ओके, तो यहाँ पे देख लिए 30 दिन जो है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द क्लेम द कमिश्नर मस्ट सेटल दिस। ओके, एक अदरवाइज क्लेमेंट इंटाइटल टू 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो भी होता है टिल द एक्चुअल डेट ऑफ डिसबर्सल, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये जो स्कीम है ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और शेयर कीजिए। अगर नया कोई टॉपिक लेके आप लोग डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।